बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने आज के लेक्चर के अंदर इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे कि न्यूमेरिकल हमने कैसे सोल्व करना है और इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई होंगी वो क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इनकम टैक्स क्या है कि गवर्नमेंट जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स आयद करती है वो इनकम टैक्स कहलाता है। तो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। जो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल करेंगे इसके अंदर दो चीज़ें सोल्व करनी होती हैं हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टैक्सेबल इनकम। कि वो इनकम कौन सी है जिस पर हमने अपना टैक्स आयद करना है, मतलब वो वाली इनकम जिस पर गवर्नमेंट टैक्स आयद करेगी, जिस पर हमारे ऊपर टैक्स बनता है, वो इनकम मालूम करना। ये पहला पार्ट होगा इसका। दूसरा पार्ट जो होगा इसका वो होगी अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स की अमाउंट मालूम करना। इनकम तो मिल गई, अब टैक्स की अमाउंट कितनी है, कितना टैक्स हमने पे करना है। इनकम का पता चल गया इस स्टेज पर। जब इनकम पता चल गई उसके बाद हमने ये देखना है हमें टैक्स पे कितना करना है। तो हम पहले ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ये पोर्शन कंप्लीट होगा देन हम इस पोर्शन पे चले जाएंगे। तो इसके अंदर जो इनकम है कोई भी पर्सन मुख्तलिफ ज़राए से हम इनकम कमाते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से। तो उन ज़राए को टैक्स पर्पस के लिहाज से, टैक्स के लिहाज से हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उन 5 ग्रुप्स को हेड्स ऑफ इनकम का नाम दिया जाता है, जो कि आप ये सिर्फ ये जो काम कह रहे हैं ये स्पेशली टैक्स पर्पस के लिए है। तो इन हेड्स को जो हेड्स ऑफ इनकम जो कि आपके बेटा अकॉर्डिंग टू इसके सेक्शन 11 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके ऑर्डिनेंस सेक्शन 11 के अंदर ये इनकम के हेड्स की डिवीजन जो मुख्तलिफ हेड्स हैं वो बताए गए हैं। उन्हें बताया गया है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, मतलब वो सोर्सेज जहाँ जहाँ से हम इनकम कमाते हैं ना पैसा कमाते हैं, उसको मुख्तलिफ हेड्स में जो डिवाइड किया गया वो हेड्स। तो पहला हेड जो है आता है हमारे पास मेन, वो आता है जी सैलरी। सैलरी का हेड जिसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 12 के अंदर बताई गई है कि सैलरी क्या है, सैलरी की कौन सी इनकम पर टैक्स लगाना है और कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगाना। तो हम वो देखेंगे इसके अंदर। तो पहला है कि हम सैलरी से पैसे कमाते हैं। सैलरी क्या है, हम कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अर्निंग करते हैं, अपने वेजेस या सैलरी वगैरह रिसीव करते हैं। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी इनकम जो है आपकी सारी। ये सेक्शन बेटा आपका आएगा 15 कि हम हमारे जो घर है या हमारे पास प्लॉट है खाली, वो हम रेंट आउट कर देते हैं, तो उस पर हमें जो इनकम मिलती है, रेंट मिलता है या हमें कोई प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर, तो वो जो है वो हमारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तहत आ जाएंगे।
तीसरी जो आपके पास इनकम आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेक्शन 18 के तहत इनकम फ्रॉम बिजनेस हम करते हैं कि कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें जो प्रॉफिट हो जाता है, जो हमें इनकम रिसीव होती है, प्रॉफिट होता है, वो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत आ जाएगी। चौथे नंबर पे आता है जी कैपिटल गेन। सेक्शन 37 में कि कैपिटल गेन से मुराद ये होती है कि कैपिटल एसेट हमारा जो होता है, जब हम उनको सेल करते हैं तो कैपिटल एसेट के सेल करने पर हमें जो प्रॉफिट हासिल होता है उसे हम नाम देते हैं कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम जो इस यहाँ डिस्कस करते हैं इनकम, तो इनकम हमारी वो आ जाएगी ना जो कि प्रॉफिट्स हैं, हमारी इनकम्स हैं। तो कैपिटल एसेट की सेल करने पर जो हमें प्रॉफिट होगा कैपिटल गेन, उसे हम यहाँ पे इस हेड के तहत लिखेंगे। और इसके अलावा जितने भी ज़राए हैं, जितने ज़राए जहाँ से आप इनकम कमा सकते हैं या कमाते हैं जो इनमें नहीं आ रहे, उसके लिए लास्ट एक जनरल हेड बनाया गया है, उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेक्शन 39 के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब तमाम वो ज़राए जहाँ से हम इनकम अर्न कर रहे हैं लेकिन वो इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आती, वो सारे ज़राए इस लास्ट वाले जनरल हेड के अंदर आ जाते हैं। लेट के हमने कहीं प्रॉफिट इनाम निकल आया हमारा, ये समझ लें वो आ गया है, या वैसे ही घर में कोई प्रॉपर्टी रखी, जो छोटी जी कार वगैरह या आपने कोई चीज़ रखी है और वो आपका बिजनेस नहीं है, आपने उसे सेल कर लिया तो उससे आपको प्रॉफिट हो गया है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे जाके इनमें क्या है। तो आज का जो हमारा मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट टॉपिक जो होगा जिसे हम मज़ीद डिटेल में जानेंगे, तो वो जानने हमारे लिए ये होगा जी, हमारा पहला हेड जो है सैलरी का। सेक्शन 12 के तहत अभी तक आप लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि सैलरी से मुराद तमाम वो अमाउंट जो वेजेस और सैलरी जब हम किसी के पास जॉब कर रहे होते हैं तो हमें मिलती है, तो वो सैलरी है। नहीं, टैक्सेशन के अंदर सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर है, वो सिर्फ इस अमाउंट तक नहीं कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, महीने के बाद हमें वो एक अमाउंट दे दी जाए, वो सैलरी है। नहीं, इसमें टैक्सेशन पर्पस के लिए देखा जाए तो सैलरी में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, उन चीज़ों को भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। जी, तो आइए हम ज़रा अपनी सैलरी को देखते हैं कि सैलरी में क्या कुछ हम होता है जिसे हमने देखना है यहाँ पर। अब हम सैलरी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो आप जनरल हम देखते हैं 1 पे सैलरी एंड वेजेस। सैलरी होती है जी, यहाँ पे ये जो सैलरी का वर्ड है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सैलरी से मुराद ये होता है कि आप लोग जो हैं किसी के पास हम जॉब कर रही हैं तो उस जॉब के बदले में मंथली बेस पर या आपको फोर्टनाइटली जो अमाउंट मिल जाती है, ये नॉर्मली मंथली बेस पर होती है कि जो आपको फिक्स अमाउंट कर दी जाती है कि आप हमारे पास जॉब करें तो हम आपको इतना पे करेंगे। सपोज़ कि एक बंदा जो 8 घंटे डेली रूटीन में किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसको तय कर दिया जाता है कि जी हम उसे उनके अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं सपोज़, तो उसे कह दिया गया कि आपको
35,000 हम पर मंथ पे करेंगे। तो वो जो पेमेंट रिसीव करेगा बंदा, वो उसकी सैलरी आएगी। ये वाला वेजेस, वेजेस नॉर्मली उन वर्कर्स को पे की जाती है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये नॉर्मली डेली बेस पर की जाती है, वीकली बेस पर पे की जाती है, या इसकी कैलकुलेशन पीस रेट या आर्ली बेस पर भी की जाती है कि आप जितने घंटे काम करेंगे उतना आपको पैसे मिल जाएंगे, या जितने पीस आप तैयार करेंगे किसी चीज़ के तो उतने पे। सपोज कि एक बंदा है वो गारमेंट्स की कंपनी में लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो 10 पैंट, एक पैंट का कहते हैं, एक पीस जो है उसके पैंट के ऊपर एक पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट, एक पैंट के पॉकेट लगाने से उसे मिलेंगे 10 पैसे, 10 पैसे एक पॉकेट लगाने के। तो अब अगर वो 1000 पॉकेट्स एक दिन में लगा लेता है तो 1000 को 10 पैसे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो वो उसकी अमाउंट आ जाएगी, उसके पैसों में अमाउंट आ जाएगी, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लेंगे तो इतने पैसे। तो जो आपकी पीस रेट या आधी बेस पर घंटे के लिहाज से या डेली बेसिस पर जो पे की जाती है, मतलब उसकी कैलकुलेशन इस बेस पर होती है। बेशक पेमेंट महीने बाद ही हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन इस बेस पर होती है। दैट इज कॉल्ड वेजेस। जो दूसरी चीज़ के अंदर आती है वो बेटा आएगी एन्युटीज़। एन्युटी, पेंशन एंड ग्रेचुटी। अब एन्युटी वो मखसूस पेमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयज़ को एनुअली बेस पर प्रोवाइड करेगा, वो हमारी एन्युटीज़ कहलाती है। और पेंशन ये होती है कि अगर एक्स एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को सर्विस के बाद जो पेमेंट करता है वो पेंशन कहलाती है, मंथली बेस पर, जब तक वो जिंदा रहता है। मतलब कि एक बंदा, उसकी एज 65 ईयर्स हो गई, 60 ईयर्स तक है, सपोज कि 60 साल में जाके बंदा रिटायर होता है, कंपनी में से रिटायर हो जाता है, तो 60 साल सर्विस के बाद जिस एम्प्लॉय के पास काम कर रहा था उसे छोड़कर वो चला गया है। अब 60 साल के बाद जब उसे छोड़ दिया तो वो एम्प्लॉयर जिसके पास काम कर रहा था वो अपने एम्प्लॉय को उसकी सर्विस ख़त्म होने के बाद पर मंथ बेस पर आपको जो पेमेंट करता रहता है, जब तक एम्प्लॉय फोत ना हो जाए, वो उससे पेंशन कहलाती है हमारी। फिर है जी ग्रेचुटी ये एक ऐसी अमाउंट है जब कोई बंदा किसी कंपनी से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के ऊपर उससे एक लंप सम अमाउंट दे दी जाती है। दिस इज़ वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। पेंशन आपकी होल लाइफ के लिए होती है, हर महीने पे होगी, लेकिन ग्रेचुटी सिर्फ एक बार पे होगी। जब रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट पर आप एक लंप सम अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ग्रेचुटी। इसके बाद आपके पास आते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो सैलरी के साथ साथ एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि ये भी आप इसे सैलरी का हिस्सा बना दिया जाता है, जिसमें से नॉर्मली अकोमोडेशन आ जाएगा, अकोमोडेशन मतलब रिहाइश। आपको अलाउंस की शक्ल में, अगर घर नहीं दिया जाएगा तो अलाउंस की शक्ल में दे दिया जाएगा, या आपको घर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि जी आप, कोई बंदा कहीं कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी उसको रिहाइश दे देती है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लिहाज से, जैसे भी है। इसको डिटेल में मज़ीद हम देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ आपके जानने के लिए जो ज़रूरी सिर्फ ये चीज़ है
कि वो है जी अकोमोडेशन, कि कंपनी की तरफ से एम्प्लाई को अगर घर दे दिया जाए तो वो हमारा पहला फ्रिंज बेनिफिट से फ्रिंज बेनिफिट भी कहते हैं, परक्विजिट्स ऑफ सैलरी या फ्रिंज बेनिफिट्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, दूसरा आता है जी इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर एम्प्लाई ने कहीं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है तो एम्प्लायर कहता है ठीक है आपने करवाई है ना, मैं आपको ये बेनिफिट देता हूँ, जब आपके लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम मैं पे कर दिया करूँगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मतलब सैलरी के साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कि आपका एम्प्लाई जो होता है, एम्प्लायर जो होता है, वो आपके जो हैं इसके इंश्योरेंस जो है आपने करवाई है वो नहीं करेंगे, मैं आपकी जगह पे कर देता हूँ, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। थर्ड पे डेट ऑफ एम्प्लॉय। कोई कर्जा एम्प्लॉय ने पे करना था किसी को, तो एम्प्लॉयर आपका कर्जा उधार देता है, ये भी एक इसका बेनिफिट होता है, आपको मिलता है कि किसी एम्प्लॉय ने कर्जा लिया हुआ है कहीं से, अब वो बेचारा इस सिचुएशन में है कि अपना कर्ज पे नहीं कर पा रहा, तो इस बेस पर वो दूसरे उनके एम्प्लॉयर कहता है चलो कोई बात नहीं, जो आपका कर्जा है हम पे कर देते हैं। एक अच्छे एम्प्लॉय को ये सहूलत मिलती है, तो इसे भी, ये भी आपके फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। इसके अलावा यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ जो होती है ना, मतलब आप इसमें देखें गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह भी इसमें। ये तमाम चीज़ें एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर देता है फ्री में। कहते जाओ हम आपको ये भी सहूलत देते हैं, आपको टेलीफोन की सहूलत भी हम प्रोवाइड करते हैं, आपको हम अपने ड्राइवर के गैस, वाटर, बिजली, इसके बिल भी सारे कंपनी पे करेगी, एम्प्लॉय को ये बेनिफिट भी दिया जाता है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं 5 नंबर पे, वो हाउस सर्वेंट्स। अगर एम्प्लॉय का जो घर है उसके अंदर कोई स्वीपर है या उसका कोई बंदे काम कर रहे हैं उसके घर में, स्वीपर है या गार्डनर है उसका, तो या उसका गार्ड है उसके घर का, तो उसकी सैलरी भी कंपनी पे करती है। कंपनी ये भी बेनिफिट देते हैं अपने एम्प्लॉय को कि जी हम आपके जो सर्वेंट्स, हाउस सर्वेंट्स हैं, उनकी सैलरी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपको समझ, तो ये भी आपका फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। इसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं वो आती जी कन्वेंस। मुख्तलिफ़ किस्म की कन्वेंस गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं आपको कि जी आपने आना जाना होता है तो आपके आने जाने के लिए हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, कन्वेंस फैसिलिटी दे दी जाती है। एक ये है कि बाज़ औक़ात कंपनी को क्या कहते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलाउंस की शक्ल में दे देती है। एक ये है कि उसे गाड़ी ही प्रोवाइड कर दी है, जी आप इसे यूज़ करें। बिज़नेस के लिए भी बाज़ का प्रोवाइड कर दी जाती है, बाज़ का ये कहते हैं ये गाड़ी आपकी है, बिज़नेस में आए या आप अपने घर में रहें, आपके लिए है गाड़ी, तो प्राइवेट पर्पज़ के लिए आपको दे दी गई है। तो ये भी सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। तो ये बेटा कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं जी फ्रिंज बेनिफिट्स या परक्विजिट्स आपको जो सैलरी के साथ मिलते हैं। तो हमने बहुत देखे कितनी चीज़ें आ गई इसके अंदर कि सैलरी, सिर्फ इस सैलरी का मतलब यही नहीं है कि ये सैलरी वजह, ये भी चीज़ें सैलरी का पार्ट है। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी आती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं प्रॉफिट्स,
इन lieu or addition in salary। कुछ ये चीज़ें भी आपको साथ साथ मिल जाती हैं। वो आपकी क्या चीज़ें आती हैं, आपके सारे अलाउंसेस, आपको सैलरी के अंदर अलाउंसेस मिलना शुरू होते हैं। इससे मेडिकल अलाउंस आपके आ जाते हैं, आपके हाउस रेंट अलाउंसेस की शक्ल में मिल जाता है, आपको कन्वेंस अलाउंस की शक्ल में मिल जाता है। यहाँ तो ठीक वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ अगर कैश में आपको वो दे दिया जाए, मतलब गाड़ी नहीं दी तो कैश में दे दिया, लो जी आप ये रख लें, आपको कन्वेंस का खर्चा आपका पूरा हो जाएगा। आपको घर नहीं दिया, आपको पैसे दे दिए, घर अपना यहाँ करीबी कहीं घर से ले सकते हैं, उसके रेंट के तौर पर आपको हमने दे दिया अलाउंस एक, तो ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर आपको जो है कंपनसेशन इसमें आ जाती है। हाँ जी, कंपनसेशन ये होता है कि बाज़ का एम्प्लॉई को अचानक से निकाल दिया जाता है किसी वजह से, या हालात ऐसे होते हैं कि कंपनी बेयर नहीं कर रही होती, तो एक परमानेंट एम्प्लॉई को दूसरे एम्प्लॉई को निकालना पड़ जाता है, डाउन साइजिंग करनी पड़ जाती है। तो उस केस में जब कंपनी अपने एम्प्लॉई को निकालती है तो निकालने के साथ साथ उसे देखती है कि हो सकता है आप देखेंगे इसका क्योंकि सोर्स नहीं रहा तो ये बाद में क्या करेगा, तो वक्ती तौर पे उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ अमाउंट कंपनी प्रोवाइड कर देती है उसे, तो जब तक न्यू जॉब नहीं मिलती हम आपको ये पैसे रख लें आपसे, तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, घर की ज़रूरियात को पूरा कर लीजिएगा, वो कंपनसेशन हो जाती है। या एक जॉब से दूसरी जॉब पे भेज दिया जाता है, मतलब वो दूसरे इलाके में चले जाता है, उसके लिए भी आपका रीलोकेशन अलाउंस उस शक्ल में भी आपको दे दिया जाता है, कंपनसेशन कर दी जाती है एम्प्लॉइज़ के लिए। फिर आप कोई बोनस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। बोनस आपके पास ये है कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जी साल का आपने काम किया, साल के बाद आपकी वर्किंग को देखते हुए एक एम्प्लॉय की वर्किंग से उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हुए उसको पेमेंट दे देगी। और आती है ओवर टाइम पेमेंट है। ओवर टाइम पेमेंट्स में आ जाती हैं आपके बेटा कि सारी के सारी जितना आप अपने ड्यू टाइम जो सेट टाइम था उससे ज़्यादा देर अगर आप काम करते हैं तो उस पर भी आपको पेमेंट मिल जाती है, उसे हम ओवर टाइम पेमेंट का नाम देते हैं, वो भी दे दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो होता है ये भी एक सहूलत होती है एम्प्लॉय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। तो प्रोविडेंट फंड जो रहता है कि जिसमें से पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो एम्प्लॉय के पैसे तो कटे होते हैं उसके अंदर कि मंथली बेस पर कुछ पैसे काट के रख लिए जाते हैं प्रोविडेंट फंड की शक्ल में एम्प्लॉय के, तो जितने पैसे एम्प्लॉय के काटे जाते हैं एम्प्लॉयर खुद भी उसमें से उतने पैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने की वो तो फ्री है ना, तो आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा है आपका, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा आपके सैलरी के अंदर। इसके बाद कोई आप डायरेक्टरशिप आ जाती है।
डायरेक्टरशिप है, ये TADA आता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, आपका डेली अलाउंस वगैरह, कि अगर किसी मीटिंग में जाने के लिए, चूँकि हमारा हेड ऑफिस कहीं और है या किसी फैक्ट्री ऑफिस में जाना है और वह दूसरे शहर में है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको बुलाया जाता है, तो उसके लिए भी ट्रैवलिंग अलाउंस भी दे दिया जाता है। ये भी आपके इसके अंदर आपके एडिशन कर दिया जाता है सैलरी के अंदर, सैलरी से हट कर आपको ये प्रोवाइड कर दी जाती चीज़। ये आ जाती है। तो ये वो अमाउंट थी बेटा जो मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारा सैलरी के पोर्शन, सैलरी को बनाती हैं। हमने अभी तक जैसे सीखा था कि नहीं जी, सैलरी से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी हमने टोटल जब कोई जॉब करते हैं तो टोटल अमाउंट जो हमें मंथली बाद, 1 महीने के बाद मिल जाती है हमारा रेमुनरेशन के तौर पर, तो वो हमारी सैलरी होती है। नहीं, टैक्स पर्पस में जब भी सैलरी का नाम लिया जाएगा तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी कि सैलरी जो मैंने बोला मंथली, जो हमारे आम ज़हन में है, वेजेस जो मैंने बताया ईयरली बेस पे है, या एनुइटी, पेंशन, ग्रेविटी, इसके अंदर एक और चीज़ हम एडिशन कर सकते हैं, कोई फ़ी वगैरह, तो इसका भी एडिशन किया जा सकता है कि कोई फ़ी कमीशन अपने उससे रिसीव कर लेता है एम्प्लॉयर से, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर ली जाती है। एक लास्ट आइटम आई थिंक जो इधर रह गई है वो होगी जी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वो है कमीशन। कमीशन अगर आपके एम्प्लॉय के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जी आप, जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ जहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेंटर के ऊपर फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, तो कमीशन ये होती है कि आपकी फ़िक्स सैलरी तो आपको मिलनी है, प्लस जितनी आप चीज़ सेल करेंगे उस सेल करने पर भी आपको कुछ पैसे, कुछ अमाउंट मिलेगी, जिसको हम नाम देंगे कमीशन का। तो ये नॉर्मली परसेंटेज फॉर्म में होती हैं, तो ये भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, जिसकी मेन मिसाल होती है नॉर्मली आपके इंस्टॉलमेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप इसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार बैनर्स के ऊपर लिखा होता है फील्ड वर्कर रिक्वायर्ड कि 35,000 फिक्स सैलरी प्लस 10% कमीशन या 15% कमीशन, जो भी उन्होंने लिखा होगा उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वो मिल जाएगा। तो जी आज का काम इतना ही। मेरा बेसिक मकसद आपको आज के लेक्चर के अंदर ये था कि सैलरी के बारे में सिखाना कि सैलरी है क्या, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें एडिशन होती हैं। ये इसलिए सिखाया कि इसके बाद जब न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट करना है तो न्यूमेरिकल में इन तमाम चीज़ों की हमने वैल्यूएशन करनी है कि वैल्यू कितनी है, इसमें से किस आइटम पे टैक्स लगेगा, किस आइटम पे नहीं लगेगा, इनकी कितनी अमाउंट पर टैक्स लगना है और कितनी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगना, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे डिस्कस आगे पढ़ना है, आगे न्यूमेरिकल आनी है। लिहाजा आपको ये सैलरी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज का टॉपिक इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।